चलिए बोर्ड परीक्षा के लिए 4 अंक के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं 12th फिजिक्स में, उन प्रश्नों को देखते हैं जो परीक्षा में अक्सर आते ही रहते हैं और इस बार इम्पोर्टेंट हैं। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। इनके बीच की दूरी 2l है और यहाँ इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर P बिंदु है। इसके ही डायरेक्शन में E1 बनाना है, इसके नीचे की डायरेक्शन में E2 बनाना है और यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। चित्र बनाने के बाद जो चित्र में है उसी चीज़ को हमको नीचे लिखना है। जैसे देखिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश का परिमाण Q है। यहाँ पर देख लीजिए, ए बी वैद्युत द्विध्रुव हो गया, आवेश का परिमाण Q हो गया और दूरी क्या है इसकी, 2l है। इसकी दूरी क्या हो गई, 2l हो गई। इसके मध्य बिंदु O से, तो यहाँ मध्य बिंदु O हो गया। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जो निरक्षीय स्थिति में स्थित है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब इसके स्टेप क्या हैं, एक बार हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है प्लस क्यू के कारण, एक बार विद्युत क्षेत्र निकालना है माइनस क्यू के कारण, फिर दोनों के विद्युत क्षेत्र का परिणामी निकाल देना है। बस 3 स्टेप रखना है, बाकी फिर गणित लगाना है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, ये होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर हम प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। E1, E की जगह E1 लिख देना है, इक्वल 1/4πε0, ये भी लिख देना है, Q की जगह Q लिख देना है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है कितनी दूरी है आवेश से लेकर के बिंदु तक की। यहाँ पर r² है तो उस दूरी का हम स्क्वायर करेंगे। तो ये r² प्लस l² आया कैसे, इसको देख लेते हैं। इस चित्र में ही आप यहाँ पर लिख देंगे √r² और प्लस ये हो जाएगा l²। पर ये आया कैसे, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो जो कर्ण होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका वर्गमूल कर देंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। फिर इसका हम यहाँ पर देखिए रूट लगा के नहीं लिखे, क्योंकि जो फार्मूला था वो स्क्वायर था, तो बिना स्क्वायर के इस तरह से लिखना है। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो सेम आएगा, यहाँ भी वही हो जाएगा। ये माइनस क्यू है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, ए से लेकर के कहाँ तक की, बी तक की। तो ये डिस्टेंस वही रहेगी, इसलिए फार्मूला दोनों का सेम रहेगा। तो इस तरह से हमको लिखना है। फिर यहाँ दिशा लिखा है एपी के अनुदिश, तो तीर को देखना है, क्योंकि प्लस क्यू से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये प्लस क्यू से कहाँ की ओर, ये E1। तो ए से कहाँ की ओर है, पी की ओर, इसका एरो बनाए हैं। और जो माइनस क्यू है वो पी से कहाँ की ओर है, बी की ओर है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बताना है। अब यहाँ पर इतने निकालने के बाद हम तीसरे स्टेप में पहुँचेंगे। तीसरा स्टेप है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके ऊपर लिख देंगे, चूंकि E1 और E2 के परिमाण बराबर हैं, अतः सदिशों के योग नियम से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 2E1 cos थीटा होगी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर देखते जाइएगा वैल्यू कैसे पुट करेंगे। यहाँ पर लिखा है क्या, 2, तो ये 2 लिख दिए। E1 का मान जो है E2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर हमको कॉपी कर देना है। तो ये पूरा वैल्यू E1 का हो गया। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू किसकी हो गई, E1 की हो गई। फिर ये cos थीटा है हमारे पास, तो cos थीटा = होता है यहाँ पर आधार बटे कर्ण। तो चित्र आप जब देखेंगे तो आपको आधार बटे कर्ण बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आधार उसमें क्या है, L है, और कर्ण क्या है उसका, √r² प्लस l²। तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। इसके बाद यहाँ अगला स्टेप आप देखिए, इसको हमने वैसे कॉपी कर दिया 1/4πε0 और ये Q आ गया, और इस 2 को L के साथ कर दिए तो Q × 2L हो गया। यहाँ वाला देखना ये कैसे आ गया, तो r² प्लस l² इस ब्रैकेट की पावर 1 है, और ये जो स्क्वायर रूट है इसका पावर 1/2 होता है। तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ Q × 2L की वैल्यू P होती है, तो यहाँ P लिख देंगे।
इस तरह से इसको हल करना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेना है कि यदि एल की वैल्यू छोटी है तो यहाँ पर एल को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आर स्क्वायर और 3y2 बचेगा, तो इस पावर को इस पावर से काट देंगे तो हमारे पास ये आर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध करिए। तो ये है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये इसका कथन है। इसके बाद ये सूत्र है। अब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए गॉस प्रमेय का निगमन है। इस तरह से हमको चित्र बना लेना है और इस चित्र के बारे में लिखना है। यहाँ पर हम प्लस क्यू और लिख देते हैं ये, और इसी का हो जाएगा, माना निर्वात में बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ओ को केंद्र और आर को त्रिज्या मानकर गोली गासी पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसके अल्प पृष्ठ ds में p बिंदु है, ये p बिंदु हो गया, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी, और ये जो हम छोटा सा पृष्ठ माने हैं इसका जो क्षेत्र सदिश है ds, वो भी इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। इस तरह से यहाँ पर हमको चित्र के बारे में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है E = 1/4πε0 Q/r², ये OP के अनुदिश होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ मान लीजिए प्लस क्यू रखे हैं तो ये प्लस से बाहर की ओर होता है, तो O से P की ओर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो ये सूत्र होता है डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान यहाँ जीरो है, क्योंकि जो डी एस है और ई है, ये देख लीजिए, ये जो डी एस है ई है सेम डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर जीरो कोण बनेगा। तो यहाँ पर ई डी एस आ जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो का मान 1 होता है। अब हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये डी फाई का सिर्फ हम यहाँ फाई ई लिख देंगे, यहाँ ई लिख देंगे, और समाकलन लगा के यहाँ डी एस लिख दिए हैं। फिर ये समाकलन डी एस का जो मान है वो गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ेंगे तो पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ds की जगह हम 4πr² लिखेंगे, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसके बाद यहाँ e है, तो e का जो ये वाला मान है, ये वाला, ये देख लीजिए, ये e का मान है, ये वाला e का मान हम यहाँ पर रख दिए हैं। अब सब हम काटेंगे तो फाई इक्वल टू Q/ε0 आ जाएगा। इस तरह से ये गॉस प्रमेय निकल आएगा। अब हम अगला करते हैं, क्वेश्चन है, गॉस प्रमेय से आवेश के अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। तो आवेश के अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए हम ऐसा चित्र बना लेंगे, और इस चित्र में देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम आवेश लिख सकते हैं। ये तार है, इस तरह से ऐसे दोनों तरफ हमको क्या लिख देना है, आवेश लिख देना है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर हम एक बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना कर देंगे, विद्युत क्षेत्र इसमें बाहर की ओर होगा। जो इस बेलन की लंबाई होगी उसको हम L मान लेते हैं, और जो इसकी त्रिज्या होगी उसको हम क्या मान लेते हैं, R मानते हैं। इस तरह से चित्र में इसको शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि माना आवेशित लंबाई अनंत लंबाई की तार है, जिसमें आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत होगा, इससे r दूरी पर P बिंदु स्थित है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करते हैं, r त्रिज्या का L लंबाई का बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये वृत्ताकार पृष्ठ हैं, ये वृत्ताकार पृष्ठ जो हैं, ये जो हैं विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो यहाँ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। और जो वक्री पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है, ये वक्र वाला है, उसमें विद्युत क्षेत्र कैसा है, लंबवत है। तो जब लंबवत होगा तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, विद्युत फ्लक्स का मान होगा, इस तरह से निकालेंगे, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी एस हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डी फाई की जगह फाई कर दिए, ई की जगह ई कर दिए, और यहाँ पर डी एस में समाकलन लगा देंगे। अब जब ये समाकलन होता है तो वक्र पृष्ठ का चाहिए हमको, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है 2πrl होता है, ये रख देंगे। अब यहाँ पर हम गॉस प्रमेय से जानते हैं कि फाई इक्वल टू Q/ε0 है। इस फाई की वैल्यू यहाँ से उठा करके हम रख देंगे, ये फाई ई की वैल्यू ये भी है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ई का मान आ जाएगा। तो देखिए हम ये 2πrl को यहाँ पर नीचे जाने दिए। अब यहाँ पर जो Q/L है, Q/L को हटा देना, उसकी जगह पर लैम्डा लिख देना है, क्योंकि Q/L का जो मान है वो रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। इस तरह से ये वाला प्रश्न करना है। आगे का प्रश्न देखते हैं, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। जबकि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा है या वायु भरी हो, ये न भी लिखा हो तब भी आपको यही करना है।
इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आपको प्लस क्यू चार्ज और लिख देना है, और दूसरा हमको यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या लिख देना है, क्यू अपॉन ए लिख देना है। ये दो चीज़ और लिख देंगे तो शब्द बनाने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से ये हमको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर मान लेते कि माना समांतर प्लेट्स कौन कौन सी हैं, P1 और P2 हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, D है, प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। P1 प्लेट को क्या कर दिए हैं, प्लस क्यू आवेश दे दिए हैं, और P2 प्लेट को ये पृथ्वीकृत कर दिए हैं। तो चित्र के बारे में लिख देंगे, और इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। दूसरा स्टेप हमारा है विभवांतर निकालने का, तो ये होता है V इक्वल टू ई डी। यहाँ पर ये जो E का मान है, इस E के मान को यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है, यहाँ पर जो निकालना है वो है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता, C इक्वल टू क्यू अपॉन भी। तो यहाँ पर Q लिख दिए हैं, और ये जो V का मान आया, ये V का मान यहाँ रख दिए हैं। V का मान रखने के बाद ये Q कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा यहाँ रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो K है, तो यहाँ पर K लिख देंगे। तो इस तरह से ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण करना है और वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना है। तो पहले अमीटर में रूपांतरण देख लेते हैं। तो इस तरह से हमको चित्र बनाना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ जो है समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। ये कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंट। अब चित्र में जो संकेत हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ धारा मापी का प्रतिरोध मान लेते हैं कि G है, शंट का प्रतिरोध यहाँ मान लेते हैं S है, परिपथ में बहने वाली धारा I है, तो ये परिपथ में बहने वाली धारा I। धारा मापी को प्राप्त धारा क्या हो गई, IG, और शंट को प्राप्त धारा क्या हो गई, I माइनस IG हो जाएगी। चूंकि ये समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जो है सभी घटकों के बीच का जो विभवांतर होता है बराबर होता है। अतः यहाँ पर धारा मापी के सिरों का विभवांतर बराबर शंट के सिरों का विभवांतर, और विभवांतर का सूत्र होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो यहाँ पर शंट का हम विभवांतर लिख रहे हैं, तो शंट के लिए यहाँ पर I माइनस IG धारा, और ये शंट हो गया। इसी तरह शंट का प्रतिरोध हो गया, इसी तरह से ये धारा हो गया, और ये धारा मापी का प्रतिरोध हो गया। अब मुझे यस का मान निकालना है, तो बाकी चीज़ों को मैं पक्षांतर कर दूंगा। तो इस तरह से ये शंट का मान आ जाएगा। इस शंट को लगा करके हम एमीटर बना सकते हैं। अगला है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। एक ही साथ है, अलग अलग भी आ सकता है। इसमें क्या है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए यहाँ धारा मापी की कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। अब इसके चित्र के बारे में भी लिखना है कि यहाँ पर धारा मापी का प्रतिरोध G है, उच्च प्रतिरोध का मान R है, और यहाँ पर प्रवाहित धारा IG है, इनके बीच का विभवांतर V है। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ओम का नियम वही लगाएंगे, तो V इक्वल टू आई आर होता है। I की जगह IG हो गया, और R की जगह दो प्रतिरोध हैं G प्लस आर, तो यहाँ G प्लस आर लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए IG का पक्षांतर कर देंगे तो V अपॉन IG, और फिर G का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस G। इस तरह से उच्च प्रतिरोध का मान पता चल जाएगा कि कितना जो है प्रतिरोध का मान होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। तो माना एक्स वाई तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अल्पांश DL के कारण R दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता DB है। इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो हम इस तरह से ये चित्र बना लेंगे। चित्र के बारे में लिख दिए हैं। अब जो इसका मान है, तो देख लीजिए DB प्रोपोर्शनल I, तो ये धारा के समानुपाती होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला है, यहाँ पर देख लेते हैं DB समानुपाती DL, माने अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। फिर DB समानुपाती साइन थीटा, तो यहाँ पर ये साइन थीटा के समानुपाती होता है, जहाँ थीटा क्या है, अल्पांश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। फिर DB समानुपाती 1/r², तो अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब ज्ञात करने के लिए आप शुरू में ये सूत्र भर याद करिए, इसी के टुकड़े करना है। एक बार I के साथ, DL के साथ, साइन थीटा के साथ, r² के साथ समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो बन जाएगा वो। अब यहाँ पर हम चारों को मिलाएंगे, तो DB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन r² हो गया। ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K आ जाएगा। K का मान ये होता है, यहाँ बता देना है। ये साई पद्धति में निर्वात के लिए K बराबर μ0/4 बराबर 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। यदि ये मान आपको याद ना हो तो केवल इतना ही आपको लिख देना है। इस तरह से यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम है।
इसके बाद यहाँ प्रश्न है प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों की तुलना करिए। तो चलिए यहाँ बिंदुवार हम तुलना देखते हैं। हालांकि आपका 3 अंक आएगा यदि तो 3 तुलना, 4 अंक आए तो 4 तुलना, इस तरह से आपको करना है। तो ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं या आकर्षित होते हैं, अधिक आकर्षित होते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, 1 से अधिक होती है और ये बहुत अधिक होती है। फिर यहाँ पर हम आगे के हिस्से में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती अल्प और ऋणात्मक होती, अल्प और धनात्मक होती, उच्च और कैसी होती, धनात्मक। स्थायी चुंबक की बात कर लें तो इससे नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते, इससे बनाए जा सकते हैं। अवस्था की बात कर लें तो ये ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, ये केवल क्रिस्टली ठोस होते हैं। अब आगे में हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि इसके उदाहरण में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण है इसका पानी और तांबा है, यहाँ एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है, लोहा, निकल और कोबाल्ट है। इस तरह से यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले कारक लिख लीजिए। तो इस तरह से चित्र बना लेना है। चित्र में एक चीज़ और शो कर लेना है कि यहाँ पर जो है ये इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल हो जाएगा और यहाँ पर जो है यहाँ ए लिखा है, ए लिख देना है इस तरह से। और यहाँ कैपिटल एन बराबर जो है यहाँ लिख देना है क्या, स्मॉल एन और एल। और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो क्या है, आई। चित्र लिखना है, चित्र के बारे में अब सब कुछ बोलना है। माना एक परिनालिका है जिसकी लंबाई एल है, परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, इसमें प्रवाहित धारा आई है, कुल फेरों की संख्या एन है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। इस तरह से आपको शब्द बनाना है। शब्द बनाने के बाद इसमें 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। फिर इसके बाद हमको परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, तो फाई इक्वल टू एन बी ए होता है। यहाँ कैपिटल एन का मान हो गया एन एल और यहाँ पर जो बी का मान है म्यू नॉट एन आई, ये वैल्यू पुट कर देना, ए को इसी तरह से उतार देना है। अगले स्टेप में यहाँ पर देख लेते हैं कि एन जो है स्मॉल एन 2 बार है, तो ये एन स्क्वायर हो गया, इस तरह से जमा के लिख देना है। अगला स्टेप हमारा स्वप्रेरकत्व का होगा, तो एल बराबर फाई अपॉन आई होता है। ये जो फाई का मान है ये पूरा यहाँ लिख देंगे, आई लिख देंगे, तो आई आई यहाँ कट जाएगा। साथ में देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो आई आई तो कटा, लेकिन यहाँ पर स्मॉल एन का मान क्या होता है, एन बटे एल होता है। यदि इसका स्क्वायर है तो एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा, लेकिन एक एल कट जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्वप्रेरकत्व का मान आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि परिनालिका के प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कहाँ हैं। तो ये सूत्र से ही मिल जाएगा। ये फेरों की संख्या होगी तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ेगा। परिच्छेद का क्षेत्रफल हो गया तो परिच्छेद का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है। फिर यहाँ पर ये क्रोड की चुंबकशीलता हो गई तो इसका चुंबकशीलता बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। फिर ये परिनालिका की लंबाई है, लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा। अगला स्टेप हमारा जनित्र का है, इसको देख लेते हैं। तो जनित्र किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को हमको समझाना है। तो देखिए जनित्र क्या है, वह युक्ति जिसके सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जनित्र कहलाता है। यहाँ पर आपको इस तरह से चित्र बनाना है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसके भाग लिख देना कि स्थायी चुंबक एन एस आर्मेचर ए बी सी डी है, सर्पी बल S1 S2 है और कार्बन ब्रश क्या है B1 B2 है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सिद्धांत और कार्यविधि। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आर्मेचर को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष में वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये सिद्धांत में आपको लिखना है। फिर अगले पैराग्राफ में आपको लिखना है कि प्रथम अर्धचक्र में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा ए बी सी डी होती है। चूंकि S2 का संपर्क B2 से होता है अतः बाह्य परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है तथा द्वितीय अर्धचक्र में प्रेरित धारा की दिशा DCBA होती है। चूंकि S1 का संपर्क B1 से होता है अतः बाह्य परिपथ में धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। इसको आप चित्र से देख करके बना सकते हैं। तो ये प्रथम चक्र में जो धारा की दिशा ए बी सी डी हो गई, ये सी डी और डी से कहाँ तक आएगी, S2 तक आएगी। S2 का संपर्क B2 से होगा तो धारा B1 से B2 की ओर जाएगी। अब दूसरे चक्र में जो धारा की दिशा होती है वो DCBA होती है, जो कहाँ आती है, सर्पी वाले S1 तक आती है। S1 का संपर्क B1 से होता है तो धारा B1 से कहाँ की ओर जाती है, B2 की ओर जाती है। इस तरह से चित्र देख करके ये लाइन लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, जब कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर होता है तो प्रेरित धारा का मान 0 होता है और जब लंबवत होता है तो प्रेरित धारा का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। द्वितीय अर्धचक्र में धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। देख रहे हैं धारा की दिशा पहले B1 से B2 की ओर थी, दूसरे चक्र में B2 से B1 की ओर हो गई। अब यहाँ इसकी आवृत्ति जो होती है, तो यहाँ पर जो धारा बहती है वो तो प्रत्यावर्ती धारा है जिसकी आवृत्ति आर्मेचर की आवृत्ति के बराबर होती है। और एक इस तरह से आपको ग्राफ बना देना है। तो ग्राफ बनाने के बाद ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर के लिए VS अपॉन VP बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS को स्थापित करना है। तो यहाँ पर देखिए सिद्धांत और कार्यविधि की बात हो रही है।
तो यह नॉन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यवर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से जैसे अन्योन प्रेरण की परिभाषा होती है उसे आप लिख देंगे। इसके बाद इनका संकेत बना देना, या अपचाई ट्रांसफार्मर का या ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। देख लेना द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रखेंगे तो अपचाई बनेगा, ज़्यादा रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा। एक सिंपल सा फार्मूला है जो दोनों में लगता है। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS व उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d फाई हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से ES बराबर माइनस NS d फाई अपॉन dt, ये फार्मूला हो गया। सेम चीज ऊपर का उतारना है, केवल द्वितीय की जगह प्राथमिक कुंडली कर देना है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हो और इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d फाई हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से। तो जहां जहां इसमें SS लिखे हैं वहां वहां क्या हो जाएगा, PP हो जाएगा, और सेम फार्मूला है, सेम लाइन है, केवल उसी को डुप्लीकेट करना है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को भाग कर रहे हैं, तो यहाँ ES है तो ES लिख दिए और बटे में हमको क्या लिख देना, EP लिख देना है। इसी तरह इसको भाग करेंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा क्या, NS, और नीचे आ जाएगा NP, बाकी माइनस माइनस दोनों में है, d फाई अपॉन dt दोनों में है, ये कट जाएगा। अब मान के चलते हैं कि यदि कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो जो विद्युत वाहक बल है वो वोल्टेज के बराबर होगा, ES का मान VS के बराबर, EP का मान VP के बराबर। तो यहाँ पर ES की जगह हम VS लिख देंगे और EP की जगह VP लिख देंगे, तो इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। अब यदि ऊर्जा का क्षय न हो तो द्वितीय कुंडली की शक्ति प्राथमिक कुंडली की शक्ति के बराबर होगी। तो शक्ति का सूत्र होता है V और I, V इंटू आई। तो यहाँ पर VI लिखा है, लेकिन ये द्वितीय का है तो SS लगा दिए, प्राथमिक का है तो PP लगा दिए। अब यहाँ से हमको निकालना है VS अपॉन VP, तो इधर क्या आ जाएगा, IS का पक्षांतर कर देंगे तो IP अपॉन IS। अब समीकरण 3 से 4 से देखते हैं, तो समीकरण 3 का ये पूरा भाग हम उतार लेंगे। 4 में देख लेना VS अपॉन VP तो पहले से लिखा तो दोबारा नहीं उतारना है, ये वाला भाग हम उतार दिए। इस तरह से ट्रांसफार्मर के सिद्धांत या सूत्र की स्थापना है। इसके बाद अगले हिस्से में आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए व्यंजक स्थापित करिए, या अथवा इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो PAV इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई स्थापित करिए, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति है उसके लिए हम सबसे पहले वोल्टेज निकालेंगे, तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है। फिर उसमें प्रत्यावर्ती धारा के लिए लिखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ पर फाई क्या हो जाएगा, वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर है। अब हमारा तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा तात्क्षणिक शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है P बराबर V इंटू आई। अब यहाँ पर ये जो V का मान है ये वाला लिख देंगे, I का मान जो है ये वाला लिख देंगे, इस तरह से यहाँ बनेगा। अब सूत्र बनाने के लिए हम इसमें 2 का भाग कर रहे हैं और 2 का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर देख लेना है, इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लिख रहे हैं 1/2 V नॉट आई नॉट, तो हम इसी तरह से उतार दिए। अब इसको कॉस में लिखना है तो कॉस लिखेंगे, यहाँ ए है माने ओमेगा टी और बी माने हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई। यदि आप इसको घटाएंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा, यहाँ फाई बचेगा, एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर यदि हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे, ए प्लस बी है, ओमेगा टी जुड़े जाएंगे तो 2 ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब क्या है कि एक पूर्ण चक्र में जो इसका मान होता है, औसत मान, वो क्या होता है, शून्य होता है। तो औसत शक्ति बराबर, तो इसमें जो P लिखे हैं उसमें PA भी कर देंगे, 1/2 कर दिए, V0 और I0 कर दिए, और यहाँ पर हो गया कॉस फाई, इसका मान तो शून्य मान लिए हैं। अब ये जो 2 है, 2 को हम गुणक के रूप में लिख सकते हैं, √2 कॉस फाई। अब V0 अपॉन √2 को हम लिखते हैं VRMS, I0 √2 को लिखते हैं IRMS इंटू कॉस फाई। इस तरह से यहाँ पर हमको ये सूत्र निकालना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार लगा करके आप देखेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र μ-1 अपॉन r बराबर μ अपॉन v-1 अपॉन u को स्थापित करिए। तो इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में हमको लिखना है कि माना APB एक उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव यहाँ पर P है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष क्या हो गया, PC हो गया। इसके माध्यम का अपवर्तनांक μ है, इसमें रखी वस्तु O है, इसका प्रतिबिंब I पर बनता है, और यहाँ आपतन कोण का मान I है, अपवर्तन कोण का मान R है। तो जो चित्र में दिख रहा है उसके साथ ये लिखना है, और इनके साथ जो कोण बनता है अल्फा बीटा थीटा बनता है, इस तरह से कोण लिख देना है। लिखने के बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज OMC देखेंगे, इसमें बाह्य कोण देखें तो जो बाह्य कोण होता है वो अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ बाह्य कोण I है और अंदर के कोण अल्फा और थीटा है, तो I बराबर हो जाएगा यहाँ अल्फा प्लस थीटा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिख दिए
थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा आई का मान। इसी तरह से त्रिभुज आईएमसी में भी देख लेते हैं। तो त्रिभुज आईएमसी इधर का है तो इसमें बाह्य कोण थीटा हो गया आर प्लस बीटा के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, थीटा इक्वल टू आर प्लस बीटा। अब यहाँ से हमको आर चाहिए तो बीटा का पक्षांतर कर देंगे तो थीटा माइनस बीटा आ जाएगा। अगले स्टेप में हम देखते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यहाँ म्यू इक्वल टू ये जो है साइन आई और साइन आर है तो साइन हटा देंगे, यदि इसका मान कम हो तो आई अपॉन आर बचेगा। आर का तिर्यक गुणा कर देंगे तो म्यू आर बराबर क्या हो गया, आई। इसमें जो है आर का मान रख देंगे तो देखिए म्यू की जगह म्यू लिखे, आर का मान जो यहाँ पर निकला है ये थीटा माइनस बीटा, तो ये थीटा माइनस बीटा लिख दिए। आई का मान क्या निकला है, थीटा प्लस अल्फा, तो ये थीटा प्लस अल्फा रख दिए। इस तरह से यहाँ पर मान रख दिए। मान रखने के बाद आपको क्या करना है कि कोण लिखना है। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो इसका मान कैसे आएगा, जैसे हमको थीटा का पता करना है तो मैं इकट्ठा बता देता हूँ। यदि थीटा मान का कोण हमको निकालना है तो इसका चाप क्या रहेगा, एम पी, और इसका जो त्रिज्या होगा वो पी सी। यदि मुझे बीटा निकालना है तो ये हो जाएगा एम पी, और इसका जो त्रिज्या हो जाएगी वो होगी पी आई। इसी तरह से मान लो अल्फा निकालना है तो एम पी बटे क्या हो जाएगा, पी ओ। यही सब मान यहाँ पर जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम लिख देंगे। तो देख लीजिए ये मान रख देंगे, ये थीटा का मान रखेंगे, ये बीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान और ये बीटा का, सब में पी एम है तो कट जाएगा तो ये 1 1 आ जाएगा। अब हमको चिन्ह की परिपाटी देखना है। तो जो पी सी है वक्रता त्रिज्या है तो आर से लिखेंगे। ये वस्तु की दूरी है ये माइनस में ही लिखते हैं। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वी है तो हम यहाँ पर लिख दिए इस तरह से। अब ये सारी वैल्यू को हमको पुट कर देना है यहाँ। पीसी की जगह पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। पीसी की जगह मैं यहाँ पर आर लिख दिया हूँ, पीआई की जगह पर जो है इसी तरह से यहाँ पर जो पी आई की वैल्यू है ये पी आई है, उसकी जगह भी रख देंगे। और फिर यहाँ पर फिर से पी सी हो गया, उसकी वैल्यू आर रख देंगे, पी ओ की वैल्यू माइनस यू रख देंगे। इतना रखने के बाद देखिए म्यू को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन भी हो गया। 1/r माइनस 1/, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। इसको 1/r को उधर ट्रांसपोज कर देना, इसको इधर कर देना। पक्षांतर करने पर यहाँ पर r को इकट्ठा कर लेंगे तो म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपॉन भी माइनस 1/u आ जाएगा। एक बार इसको आपको लगा करके देख लेना है, प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी अच्छे से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करना है। या इसी का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 को स्थापित करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से हमको दो फिगर ड्रॉ करने लेना है। एक हमारा जो है उत्तल लेंस के लिए, एक हो जाएगा अवतल लेंस के लिए। यहाँ पर दो पृष्ठ शो करना है, ए बी और सी डी। इसमें भी आप लिख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है इस साइड का ये ए बी कहलाएगा, और जो इस साइड का हिस्सा है वो क्या कहला जाएगा, सी डी कहलाएगा। अब माना कोई लेंस दो पृष्ठों ए बी और सी डी से मिलकर बना है, जिनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 एवं R2 हैं, एवं लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है। तो अब देख लीजिए हमको अपवर्तन सूत्र निकाल लगाना है। एक बार हम निकालेंगे किसके लिए, ए बी पृष्ठ के लिए। तो ए बी पृष्ठ के लिए बनी वस्तु जो है ओ है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I1 पर। तो जो सूत्र होता है म्यू माइनस 1/r, तो केवल R1 लिख दिए हैं। म्यू अपॉन वी है तो प्रतिबिंब I1 पर बनता है तो ये हो जाएगा V1 और माइनस 1/u। इस तरह से हम अपवर्तन सूत्र रखेंगे तो दो बार इसको लिखना है। अब हम बातें हैं सी डी पृष्ठ के लिए। तो जब सी डी पृष्ठ के लिए करेंगे तो I1 वस्तु हो जाएगी और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ समझना है ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी V1 हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, V, और यही चीज़ हमको पुट करना है। तो जो अपवर्तन सूत्र होता है म्यू माइनस 1 होता है, लेकिन जहाँ म्यू है वहाँ 1/म्यू लिखना है। यहाँ भी म्यू होता है तो यहाँ भी 1/म्यू लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ R2 हो गया, -1 है। अब यहाँ पर u की जगह पर हम यहाँ पर म्यू भी लिख देंगे और यहाँ पर u की जगह v1 लिख देंगे, क्योंकि वस्तु क्या है, I1 है। तो यहाँ पर म्यू अपॉन भी था, u था, तो u की जगह पर भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। तो फिर से इसको एक बार समझिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। सूत्र यही है ऊपर वाला, बस आपको म्यू की जगह 1/म्यू लिखना है, 1 की जगह 1 लिखना है, R1 की जगह R2 लिखना है। ये म्यू है, यहाँ पर V1 है, इसकी जगह V लिखना है, क्योंकि फाइनल इमेज तो I पर बनता है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। फिर यहाँ पर U है तो U की जगह V1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु क्या बन गई है, I1 बन गई है। अब यहाँ पर 1/म्यू क्यों लिखें, इसका अलग से वीडियो आप देख लेना। हालांकि यहाँ है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगला स्टेप इसको समझना है कि इसमें से हम म्यू का गुणा करेंगे। तो इसमें म्यू का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 1।
इसमें 1 में कर देंगे तो क्या बन जाएगा म्यू, इसमें करेंगे तो म्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा म्यू। इस तरह से गुणा करने पर ये आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास दो समीकरण, एक आया ये दूसरा ये आया, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जो हमारा ये पहला वाला समीकरण है ये पहले से हम लिख दिए, फिर प्लस लगा के ये वाला समीकरण हम कहाँ से लिख दिए, दूसरे का लिख दिए। अब हम एक काम करते हैं, पहले वाले का हम ये पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे ये, और प्लस लगा करके हम ये दूसरा लिख देंगे। इस तरह से हमको लिखना है। लिखने के बाद इसमें सॉल्व करके देखना है। यहाँ पर हमारे पास म्यू माइनस वन है, यहाँ पर वन माइनस म्यू है, तो म्यू माइनस वन यू कॉमन लेंगे, तो यहाँ उल्टा कर रहे हैं इसलिए अंदर माइनस कर देंगे। देखिए वन माइनस म्यू है ना, और यहाँ पर म्यू माइनस वन कॉमन लिया गया है इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये और ये कट जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख देंगे तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू हो गया। अब यदि वस्तु जो है कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, यू की जगह पर इन्फिनिटी पुट करेंगे अनंत, और वी की जगह हम एफ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए म्यू माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये पूरा लिख दिए हैं। वी की जगह पर एफ लिख देना है, यू की जगह इन्फिनिटी लिख देना है। वन अपॉन इन्फिनिटी का मान शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर वन अपॉन एफ इक्वल टू ये वाला फार्मूला आ जाएगा। यही लेंस निर्माता सूत्र है, इसी तरह से हमको इसको निकालना है। अगले स्टेप में हम पहुंचते हैं कि अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करना है। तो इसके लिए हम इस तरह से चित्र बना लेंगे। चित्र की एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, और यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद देखिए अब चित्र के बाद यहाँ पर हमको निकालना है आवर्धन क्षमता। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण है और ये वस्तु द्वारा निर्मित कोण है, तो इसको m बराबर लिखते हैं बीटा अपॉन अल्फा। अब इसके बाद यदि ये कोण छोटे हों तो यहाँ पर अपने से टेन बीटा लिख देना है, टेन अल्फा लगा देना है। अब यहाँ पर हमको टेन बीटा का मान रखना है, तो हम एक त्रिभुज देखेंगे जिसमें टेन बीटा बनता हो। तो इसमें टेन बीटा बन रहा है, तो यहाँ टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया, ये वाली लाइन लंब हो गई, तो ए डैश बी डैश लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा बी डैश ई। इसी तरह से मुझे अल्फा का लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, और इसका आधार क्या हो जाएगा ओ बी डैश। यही चीज़ हमको यहाँ पर लिखना है, टेन बीटा का मान और टेन अल्फा का मान। तो चित्र से देख लेना है, ये टेन बीटा का मान हो गया, बीटा वाले त्रिभुज में देखना है या अल्फा वाले त्रिभुज में देखना है। यहाँ पर देखेंगे कि ये कट जाएगा, इसमें ओबी वाला हिस्सा जो बटे का है ऊपर चला जाएगा और नीचे वाले बटे का नीचे आ जाएगा, इस तरह से। अब चिन्ह की परिपाठी से देखेंगे तो जो ओबी डैश है वो ऑब्जेक्टिव की अभिदृश्य की फोकस दूरी के बराबर होगा, और जो ई बी डैश है वस्तु की दूरी के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ ओ बी डैश की जगह पर एफ ओ लिख देंगे, ई बी डैश की जगह यू ई लिख देंगे, तो माइनस यू ई हो गया। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखते हैं m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, इस तरह से यहाँ पर ये माइनस लिख दिए, पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हमको लेंस सूत्र लगाना है, वो भी किसके लिए, नेत्रिका के लिए। तो नेत्रिका के लिए मतलब आई पीस के लिए हमको लगाना है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है वन अपॉन एफ होता है, तो एफ के नीचे ई लिख देंगे, फिर वन अपॉन जो होता है वी, तो वी की जगह डी लिख देना है, माइनस डी, क्योंकि ये प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और माइनस वन अपॉन माइनस यू ई लिख देंगे। तो इस तरह से ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम चिन्ह को देखते हैं, माइनस ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ के अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि वन अपॉन माइनस डी का हम यहाँ पर पक्षांतर कर दिए, तो इस तरह से आ गया। अब हमको समीकरण एक देखना है, समीकरण एक में हम इसमें मान रखेंगे। तो देखिए एम की जगह एम रख दिए, माइनस की जगह माइनस रख दिए ये, और इसके बाद यहाँ पर एफ ओ है तो यहाँ पर एफ ओ रख दिए। अब हमारे पास ये यू ई बचा है, तो एक बटे यू ई का मान क्या है, ये वन अपॉन एफ ई प्लस डी, तो ये वाला मान रख देंगे। मान रखने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगले स्टेप में हम इसको एफ ई को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ नहीं था तो एफ ई अपॉन डी हो जाएगा। आपको अच्छे समझना है तो अलग सा वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर नली की लंबाई एफ ओ प्लस यू ई हो जाएगी। ये पहली स्थिति का है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब दूसरा कंडीशन है जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर। तो इस तरह से चित्र बना लेना है, और इसमें कुछ नहीं करना है, चित्र भर बना करके यू ई बराबर एफ ही रखना है समीकरण एक में। तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक हमारे पास कहाँ आया था, ये समीकरण एक है, इस यू ई की जगह हमको एफ ही रख देना है, तो यहाँ पर अनंत का ये सूत्र बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ही, और नली की लंबाई एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हमको खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना है। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है जो है द्विस्लिट व्यतिकरण पैटर्न और एकल स्लिट व्यतिकरण पैटर्न में अंतर लिखना है। तो देखिए व्यतिकरण है, ये विवर्तन है,
तो यहाँ पर व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर या उसके पैटर्न में अंतर एक ही चीज़ है। तो दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। एक ही स्रोत के विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। फिर यहाँ सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है। अब इसमें क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है तथा द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है। इसमें सभी दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होती है, समान होती है। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होती है वो द्वितीयक उच्चिष्ट की दोगुनी होती है। फिर शेष जो द्वितीयक उच्चिष्ट और निम्निष्ट होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो समान होती है। इस तरह से अंतर लिखना है। यहाँ पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच का विपर्यास अच्छा होता है। यहाँ उच्चिष्टों और निम्निष्टों के बीच का विपर्यास अच्छा नहीं होता है। दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, उच्चिष्टों और निम्निष्टों की संख्या इसमें क्या होती है, कम होती है। इस तरह से आपको करना है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। तो इस सूत्र पर आप ध्यान रखेंगे तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा इक्वल टू होता है लेमडा डी अपॉन डी। इस सूत्र से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। माने यहाँ पर ये देख लीजिए कि यदि तरंग दैर्घ्य को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये भी घटेगा बढ़ेगा, पर्दे की दूरी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये भी घटेगा, स्लिटों के बीच की दूरी घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से इस सूत्र के हिसाब से आपको चलना है। तो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी यदि हम बढ़ा देंगे तो हम ये इस बटे वाले डी की बात करेंगे तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके बाद स्रोत को स्लिटों की ओर सरकाया जाए। तो यदि हम स्रोत को पास ले आएंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप अतिव्याप्त हो जाएंगे, तीव्रता कम हो जाएगी अर्थात प्रतिरूप नहीं बनेगा। पर्दे को स्लिटों से दूर ले जाया जाए तो यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी मैं सूत्र लिखा था फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, इसका संबंध ऐसे होता है बीटा समानुपाती डी। पर्दे की दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो डी नंबर का है उसको देखते हैं। दोनों स्लिटों की चौड़ाई जो छेद हैं यदि उनको बड़े बड़े कर दिए जाए तो क्या होगा, व्यतिकरण प्रतिरूप अतिव्याप्त हो जाएंगे और तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सेम आंसर है जैसा कि बी का है। फिर यह एक वर्णी स्रोत को श्वेत प्रकाश से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो यदि हम एक वर्णी स्रोत को हटा देंगे, श्वेत प्रकाश रखेंगे, तो केंद्रीय फ्रिंज क्या हो जाएगी, केंद्रीय फ्रिंज या पट्टी श्वेत हो जाएगी और उसके दोनों ओर रंगीन फ्रिंजें प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद है अगला हमारे पास, एक वर्णी प्रकाश स्रोत के कम तरंग दैर्ध्य वाली एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए। तो तरंग दैर्ध्य यदि हम घटा देंगे तो वहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है ये है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट को स्थापित करिए। तो इस सूत्र को हम देख लेते हैं। तो आइंस्टीन का ये प्रकाश विद्युत समीकरण, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E इक्वल टू एच न्यू होती है। फिर यहाँ पर जो न्यू होता है वो प्रकाश की आवृत्ति है, एच क्या है, प्लांक नीतांक है। आइंस्टीन के अनुसार जब फोटान धातु की सतह पर आपतित होता है तो इसकी ऊर्जा दो रूपों में व्यय होती है। अब कैसे कैसे रूपों में व्यय होती है देख लीजिए। तो जो ये ऊर्जा है दो भागों में, एक हो गया कार्यफलन के रूप में, आप सीधा कार्यफलन के रूप में छोटा लिख सकते हैं, या ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में अर्थात कार्यफलन के रूप में। यहाँ पर फिर ऊर्जा का जो शेष भाग है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² मैक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से जब हम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के फोटान के पास थी ई, अब वो बदल गई कार्यफलन में और गतिज ऊर्जा में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ई का मान हम देख रहे थे ऊपर से एच न्यू है, फाई का मान ये एच न्यू नॉट है और के मैक्स का मान ये है। इस तरह से यहाँ पर अगले स्टेप में हम इसको भी पक्षांतर कर देंगे, न्यू नॉट को कॉमन, एच को कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा। यही आइंस्टीन का समीकरण कहलाता है। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है ये, सिद्ध करिए कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध होता है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। तो ये अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r, और ये स्थिर विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 का मान भी E है, Q2 का मान भी E है, तो E² लिख दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, R को इधर से तो काट दिए हैं, अब इसको हमको गतिज ऊर्जा का सूत्र बनाना है, तो 1/2 का हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो इधर कर देंगे तो 1/2 mv² हो गया, इधर कर देंगे तो 4 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इस तरह से ये जो मान आ गया इसको हम क्या बना देंगे के, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। अब अगला स्टेप है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ गई, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो ये सूत्र होता है U इक्वल टू -1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ Q1 का मान भी E है, Q2 का मान भी E है, तो E स्क्वायर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा चाहिए तो हमको K और U का मान जोड़ देना है। तो यहाँ जो K का मान है ये वाला, ये पूरा का मान, ये K का मान रख दिए, फिर यहाँ पर ये जो U का मान है ये U का मान रख दिए। इतना मान रखने के बाद देख लेते हैं कि जो कॉमन होने लायक हो कॉमन, इसमें से ये कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा 1/2 -1, इसमें से घटाएंगे तो -1/2 आएगा, फिर -1/2 का गुणा करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है। यदि हम प्रथम कक्षा की बात करें या हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो E0 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये निम्नतम अवस्था की ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ, बोर के द्वितीय प्रतिबंध से इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक स्थापित करिए अथवा सिद्ध करिए कि बोर की कक्षा क्वांटीकृत होती है। तो यहाँ पर भी है, ये सब क्वेश्चन आ जाए तब भी हमको त्रिज्या निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना। यहाँ तो त्रिज्या लिखा है लेकिन इसमें त्रिज्या नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि बोर की कक्षा क्वांटीकृत होती है, इसे सिद्ध करिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं, फिर से हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक निकालेंगे। तो बोर के द्वितीय नियम से क्या होता है, L बराबर NH/2 पाई, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। उससे हम ये सूत्र लिख दिए। अब ये जो L का मान होता है MVR होता है, बस V के नीचे और R के नीचे आपको छोटा छोटा n लगाते जाना है, इससे ये पता चले कि ये किस कक्षा का वेग है और किस कक्षा की त्रिज्या है। इसके बाद यहाँ पर देखिए Vn है, तो बाकी का हम पक्षांतर कर दिए, M और R को यहाँ पर नीचे लिख दिया और कुछ नहीं किए हैं। अब हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। यहाँ पर जो सूत्र होता है अभिकेंद्र बल का mv² होता है, इसमें v के नीचे और r के नीचे n लगाना है। और जो स्थिर विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 E²/r² होता है, इसके नीचे भी यहाँ लगा देना है। यहाँ से देखिए ये और ये तो कट जाएंगे। अब हमारे पास ये बचा है और ये बचा है काटने के बाद। अब हम क्या करेंगे, जो Vn का मान है वो रख देंगे। तो यहाँ पर V1 का मान यहाँ पर m रख दिए हैं, फिर यहाँ पर Vn है तो V1 का मान ये वाला है, देख लीजिए ये मान। इस मान को जब हम रखेंगे तो सबका स्क्वायर कर दिए, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है लेकिन इसमें स्क्वायर लगा है, तो n² h² 4² π² m² r², जितना भी यहाँ पर कुछ चीज़ें लगा है सबका स्क्वायर करके ये लिख देंगे। इसके बाद इधर का तो ऐसे उतार दिए हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सी चीज़ कटने लायक है, तो उसको काट देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या, ये m से जो है m कट जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं कि ये 4 पाई से कौन, ये 4 पाई भी कट गया, एक पाई बचेगा यहाँ, और यहाँ पर r² से एक ठो r कट गया। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम इसको हल कर देंगे तो ये n² h² 4 π² ये सारा कुछ बचा। इसमें ये 4 ऊपर भी काट सकते थे, नहीं कटा है तो यहाँ पर काट देंगे, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पर हमको इस तरह से पक्षांतर करना है कि Rn आ जाए, तो Rn इधर कर देंगे, बाकी सब इधर कर देंगे, तो इस तरह से सूत्र बनेगा। तो यहाँ पर Rn समानुपाती n² हो गया। इसका मतलब ये है कि ये नाभिकों की संख्या, कक्षाओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है क्वांटीकृत होती है, जो इसका आकार होता है कक्षा होती है। तो और यदि हम पहली कक्षा के लिए निकालें तो जो ऊर्जा का मान होता है त्रिज्या का मान जो होता है 5.29 × 10⁻⁻11 मीटर होता है। इस तरह से यहाँ पर हमको मान निकालना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्फा 6 बीटा 6 और गामा 6 की तुलना करिए। तो इसके लिए हम ऐसे टेबल बना लेंगे, यहाँ गुण लिख लेते हैं, यहाँ पर अल्फा 6 बीटा 6 और ये क्या हो गया, गामा 6 हो गया। तो कैसे पहचान, यहाँ पर आ गया। तो ये हीलियम नाभिक होता है, ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, ये उच्च ऊर्जा के विकिरण होते हैं। फिर हम आवेश देखें तो इसमें +2 आवेश होता है, इसमें -1 होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। यदि वेधन क्षमता देखें तो ये बहुत कम होती है, अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। यदि प्रतिदीप्त देखें तो ये अधिक होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। आयनीकरण क्षमता ये अधिक होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। इसके बाद हम अगले हिस्से में आ जाते हैं, फोटोग्राफिक प्रभाव। तो यहाँ फोटोग्राफिक प्रभाव कम होता है, अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसकी चाल कम होती है, अधिक होती है, प्रकाश के तुल्य होती है। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्रव्यमान जो है हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। यदि 4 अंक का आएगा तो इसमें केवल 4 पॉइंट लिखना है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है, आपको जो पॉइंट याद हो जाए वो लिख सकते हैं। इसके बाद हम 21वें नंबर के प्रश्न में है, रेडियोधर्मी क्षय का नियम लिखिए तथा n बराबर n0 e-λt का सूत्र स्थापित करिए। तो यहाँ पर देखिए रेडियोधर्मी क्षय का नियम क्या कहता है। तो किसी क्षण नाभिकों के क्षय की दर उस क्षण नमूने में उपस्थित कुल नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। तो इसी का हम सूत्र लिखें, ये किसी क्षण नाभिकों के क्षय की दर है, ये कहलाती, इसलिए माइनस लगा है, और ये कुल नाभिकों की संख्या हो गई। अब यहाँ पर ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो लैम्डा आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या किए हैं, n का बटे में कर दिए हैं और यहाँ dt इधर कर दिए, इस तरह से हम पक्षांतर कर दिए। पक्षांतर करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर हम दोनों तरफ ये समाकलन लगा दिए हैं। समाकलन में लिमिट है कि ये प्रारंभिक अवस्था n0 से n तक बदला, ये शून्य से कहाँ तक समय बदला, t तक। अब जब हम इसका जो समाकलन करेंगे तो ये होता है ln n, माने नेचुरल लॉग ln होता है n0 इसकी लिमिट इधर लिख देंगे, ये माइनस लेमडा टी हो गया। यहाँ पर dt का मान क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, 0 से t। इस तरह से इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ एक बार n की जगह n लिख देंगे, अगली बार माइनस में n की जगह क्या लिख देंगे, n0 लिख देंगे, और इसी तरह से एक बार t लिख देंगे और एक बार t लिखेंगे। लिमिट हटाएंगे, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि इसका माइनस हटाते हैं तो लॉग का सूत्र होता है, तो बटे में हो जाते हैं, ई माइनस एन टी हो गया। अब इस एन का इधर गुणा कर देते हैं। यदि देखिए यहाँ पर एल एन हटाएंगे, यदि हम इसको एल एन हटा देते हैं नेचुरल लॉग, तो यहाँ पर ई आ जाएगा और ये वाला चीज़ घात में चला जाएगा। फिर एन का गुणा कर देंगे तो एन जीरो ई माइनस लेमडा टी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ सूत्र लिखा हुआ है। इस सूत्र को आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए है। बाकी यहाँ तक आपको डिराइव करना है, तो आप एक बार लगा के देखेंगे तभी आपसे बनेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, अर्धतरंग दिष्टकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। तो यहाँ पर यह अर्धतरंग दिष्टकारी इस साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है, कार्यविधि है, निवेशी निर्गत वक्र बनाना है। तो ये देखिए, अर्धतरंग दिष्टकारी के परिपथ का नामांकित चित्र ऐसा बनेगा। चित्र बनाने के बाद हमको इस चित्र के बारे में लिखना है कार्यविधि। तो देख लीजिए, हमको 3 भागों में, एक बार ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, फिर ये जब प्रत्यावर्ती धारा का धनात्मक चक्र चलेगा, ऋणात्मक चक्र चलेगा, उसके बारे में, फिर ग्राफ के बारे में लिखना है। ये हमारा पैटर्न है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कार्यविधि। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। इस तरह से ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक चक्र में ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। थोड़ा चित्र में देखेंगे कि ए सिरा है, यहाँ पर आपको बी भी लिखना है। तो जो ए होता है वो क्या हो जाता है, धनात्मक। तो जो डायोड हो जाएगा अग्रभिनत होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी। इसी तरह से जब ऋणात्मक चक्र चलेगा तो ए जो है ऋणात्मक हो जाएगा बी के सापेक्ष, जिससे डायोड डी पश्चाभिनत हो जाएगा, इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार हमको धनात्मक चक्र में धारा प्राप्त होती है, ऋणात्मक चक्र में धारा प्राप्त नहीं होती। इसे पी एन संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। इसका हम इस तरह से वक्र बना देंगे, निर्गत निवेशी। धनात्मक में ये हमको बनाना है, ऋणात्मक खाली छोड़ देना, फिर धनात्मक बनाना, फिर खाली छोड़, ये धनात्मक बनाना है, ऋणात्मक खाली छोड़ देना है। इस तरह से वक्र बनाना है। अगला जो हमारा है ये है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसको समझते हैं। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी का वर्णन भी इसी आधार पर करना है। नामांकित चित्र है, कार्यविधि है, निवेशी और निर्गत वक्र है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले चित्र है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर को बता रहा है, यहाँ पर डायोड D1 है, यहाँ पर डायोड D2 है, और यहाँ पर ये लोड R है। इस तरह से चित्र बना लेना है। कार्यविधि में पहले ट्रांसफार्मर के बारे में लिख देना है, फिर धनात्मक चक्र में लिखना है, फिर ऋणात्मक चक्र में। तो मैं यहीं पर एक बार पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग उससे लिखिएगा। तो देखिए, जब ट्रांसफार्मर की कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। अब जब धनात्मक चक्र चलता है तो बिंदु ए ई के सापेक्ष धनात्मक होता है, जिससे डायोड D1 अग्रभिनत होता है, इससे धारा प्रवाहित होती है। जबकि बिंदु बी ऋणात्मक होता है और डायोड D2 पश्चाभिनत हो जाता है, इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये धनात्मक दोनों डायोड का लिखना है। फिर यहाँ से फिर लिखना है ऋणात्मक चक्र चलता है जब, तो बिंदु ए ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड डी पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती। जबकि बिंदु बी जो है ई के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D2 अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें आप पढ़ करके और देख करके लिख सकते हैं। इस तरह से उसकी कार्यविधि है। लास्ट में हमको लिखना है इस प्रकार, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक चक्र और ऋणात्मक चक्र में दिष्ट धारा प्राप्त होती है, इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। और इस तरह से हमको निर्गत निवेशी वक्र बना देना है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरा चैप्टर है और 4 अंक के प्रश्न हैं। इनकी तैयारी अच्छे से करना है, एक बार लिख लिख के करना है, तो आपसे सारा कुछ बन जाएगा। थैंक यू।